हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड आई होप कि अब तक जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने रिवाइज किए हैं वो सारे आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं एक डिटेल लेक्चर ऑफ द चैप्टर, तो अगर आपको बहुत डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है, हर एक चीज को आपको समझकर चलना है, तो उसके लिए डिटेल लेक्चर्स की हमारी प्लेलिस्ट पूरी तरीके से मेंटेन्ड है विद द नेम ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2025-26। ठीक है, बट अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है वन शॉट के साथ, तो वन शॉट के लिए भी हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो पूरी तरीके से मेंटेन्ड है, तो वहां जाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जानकारी तो बहुत दे दी आपको, फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए अपने वन शॉट सीरीज की और स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी आज की रिवीजन। सो बच्चों, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कि ये चैप्टर सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा जहां पर हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा हो या 1 से लेकर 8 तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, या हमने बुक 2 के जितने भी चैप्टर्स पढ़े, सारे के सारे चैप्टर्स बिजनेस फर्म्स या मार्केटर को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं या उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बातें कह रहे थे। लेकिन जब हम आए चैप्टर नंबर 12 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात होगी कंज्यूमर के हित में, यानी कि उन्हीं के फेवर में हम यहाँ पर सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जितनी भी धोखाधड़ी उसके साथ हो रही है, उन सभी से एक कंज्यूमर अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, वो सारी जानकारी ये चैप्टर हमें देता है। ठीक है, बट ये कंज्यूमर का प्रोटेक्शन मिलती कैसे है, क्या है वो चीज जो हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देती है? तो बेटा, यहाँ पर बना हुआ है एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पहले जाना जाता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से, बट अब वो जाना जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से, क्योंकि कुछ चेंजेस करने के बाद इसके नाम को बदल दिया गया। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हमें क्या बताता है। तो बेटा, इसके अंदर लिखा हुआ है that the Consumer Protection Act CPA 2019 seeks to protect और promote। ये दो बातों पर फोकस करते हैं कि जब हमने इस एक्ट को बनाया तो हमने दो चीजों को यहाँ पर अपना आधार बनाया, यानी कि बेस बनाया, कि सबसे पहली चीज तो हम कंज्यूमर के लिए आए हैं यहाँ पर, तो उस कंज्यूमर को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी ट्रेडर अगर किसी भी तरीके की धोखाधड़ी करता है, एक्सप्लॉइट करता है हमारे कंज्यूमर को, तो हम उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। और तो और हम प्रमोट करेंगे अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट, यानी कि कंज्यूमर के हित में हम जो भी कर सकते होंगे वो सारे काम हम करेंगे। लेकिन ये काम स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तरीके से होना चाहिए। मतलब कि आज एक कंज्यूमर आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है और आप उसका सॉल्यूशन उसे 3 साल बाद देते हैं, तो ये सही नहीं है। वो जो भी प्रॉब्लम, यानी कि जो भी ग्रीवेंसेस वो लेकर आया है, जिस भी चीज के रिड्रेसल के लिए आया है, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो आपके पास आया है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे टाइम से मिलना चाहिए और इनएक्सपेंसिव मैनर में, मतलब कि इतना कि वो अफोर्ड कर पाए। अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस होगा तो कोई कंज्यूमर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनएक्सपेंसिव और स्पीडी वे में आपको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाना है और उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। ठीक है, ये हर तरीके के अंडरटेकिंग, चाहे आपकी जो एंटरप्राइज बड़ी है, छोटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, किसी भी तरीके के बिजनेसेस में हो, हर तरीके के बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी बातें जो है इसके अंदर लिखी हुई है, जिसकी कुछ बातें तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी भी है। इट अप्लाइज टू बोथ द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ ऑफलाइन बिजनेसेस के ऊपर चलाया जाता है, नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई किया जाता है चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, यानी कि ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके के हो, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और
टेली शॉपिंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, सबके लिए यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाता है. बट इट डजंट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स फॉर द रीसेल और एनी अदर कमर्शियल पर्पस. लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने यहाँ पर सामान इसीलिए खरीदा है क्योंकि उन्हें उस सामान को या तो रीसेल करना है या कमर्शियल पर्पस के लिए यानी कि अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है. बहुत सीधी सी बात है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए है. और कंज्यूमर कौन होते हैं? जो किसी भी सामान को खुद के लिए खरीदते हैं यानी कि फाइनल कंजप्शन के लिए, किसी आगे रीसेल पर्पस के लिए नहीं. The act confers certain rights to the consumers with a view to empowering them and to protect their interest. और ये एक्ट बहुत सारे राइट्स देता है हमारे कंज्यूमर्स को ताकि हम उनको ताकत दे सके, उन्हें पावरफुल बना सके और वो अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सके अपने इंटरेस्ट के लिए. ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन तो हो गया. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना ज्यादा जरूरी है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, क्या है इसका सिग्निफिकेंस. तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों जरूरी है. और उसके लिए कंज्यूमर कहता है VCU. VCU में बच्चे यहाँ पर V से हमारा क्या मतलब है? V से हमारा सबसे पहले मतलब है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, C से हमारा मतलब है यहाँ पर कंज्यूमर इग्नोरेंस और U से हमारा मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर. ठीक है, तो ये एक्रोनिम जो है वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस की. यहाँ पे ये बताया गया कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए लेकर आए क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं यानी कि हमारे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें अपने राइट्स और रिलीफ्स के बारे में पता ही नहीं है, जो ये जानते ही नहीं है कि एज अ कंज्यूमर उन्हें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों के तहत वो किस तरीके से अपने आप को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट लॉ उन्हें जो है सॉल्यूशन दे सकता है, इस बारे में वो नहीं जानते हैं और वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है. अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर की बात करूं तो इंडिया के बहुत सारे कंज्यूमर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इस लाइन में काम भी कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लेकिन वो आज भी इतने पावरफुल नहीं है कि वो सभी कंज्यूमर्स की मदद कर सके. तो क्योंकि कंज्यूमर्स बटे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है, अकेले नहीं लड़ सकते और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी इतने पावरफुल नहीं है, तो कोई ना कोई एक्ट जरूर आना चाहिए, एक नियम कानून जो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. तीसरा हमें यहाँ पर लगा कि भाई कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है. किस चीज के नाम पर? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, वेट के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, अडल्ट्रेशन हो रहा है. तो ऐसे न जाने कितनी सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू हमारे कंज्यूमर का शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए हमें यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर. अब इसी चीज को अगर हम बिजनेस फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक बिजनेस क्यों कह रहा है, बिजनेस की तरफ से क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, तो उसके लिए हमने कहा सर को गुड मॉर्निंग. हालांकि मैंने आपको इसके लिए एक और एक्रोनिम भी याद कराई थी, बट यहाँ मैंने आपको शॉर्ट वाली ही दी है ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सके. तो बेटा गुड मॉर्निंग सर के लिए जो जी है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए, एम है बेटा मॉरल जस्टिफिकेशन के लिए, एस से है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई से है हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस और आर से हमारे पास रिसोर्सेज यानी कि सोसाइटीज रिसोर्सेज. ठीक है, अब देखिए जरा वन बाय वन इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आई वाले के लिए इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस. अगर आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक मार्केट में चलाना चाहते हैं, देखो या तो आप ऐसे बिजनेस में हो कि ठीक है भाई हम आएंगे स्टार्टिंग में लोगों को धोखा देंगे, धोखाधड़ी करेंगे, फटाफट से प्रॉफिट कमाएंगे और मार्केट से निकल लेंगे. मतलब आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मार्केट में आना था, आपको अपना कोई नाम नहीं बनाना, आपको आगे बिजनेस नहीं करना, आप तो जस्ट थोड़े समय के लिए आए थे, प्रॉफिट कमाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए आए थे और चलते बने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के. तो बात अलग है. बट अगर आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने आए हैं लंबे समय के लिए, आप अपने बिजनेस को एक लंबे समय के लिए आप यहाँ पे अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, मतलब कि
आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो भाई ऐसे में लोगों के मन में अपने लिए विश्वास तो जगाओ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बिजनेस को चलाने का, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखो, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर ही रेगुलरली आपके पास आएगा। भाई एक बार अगर उसको लगा कि ठीक है यार, ये बंदे बहुत जेन्युइन है, ये बिजनेस बहुत जेन्युइन है, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो जब भी उन्हें सामान चाहिए होगा वो आप ही के पास आएंगे और 10 लोगों को वही बात की और बताएंगे। तो इससे आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा और आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। दूसरा, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। भाई तुम लोगों को बिजनेस करने के लिए जो सामान चाहिए ना, जो रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो सामान भी तुम्हें सोसाइटी से ही मिलता है। तो जब सोसाइटी से ही चीजें मिलती है, आप पूरी सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि उसी सोसाइटी के लिए आपको काम करना है, उनको नहीं ठगना है, अननेसेसरी उनके साथ फ्रॉड नहीं करना है आपको। ठीक है। तीसरी चीज, भाई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके लिए लॉ भी कहता है कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, अच्छा है आपके लिए। और आपके कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई उनको आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो रीजनेबल प्राइस पर। ठीक है। क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कराओगे, क्वांटिटी उतनी ही दो जितनी बता रहे हो। कंज्यूमर के टुवर्ड्स आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको पूरी करनी चाहिए। उसके बाद मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो ये आपकी कहीं ना कहीं मॉरल ड्यूटी बनती है किसी भी बिजनेस की, कि आपको कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटी में नहीं घुसना, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी, जैसे कि आप लोगों को डिफेक्टिव सामान दे रहे हो, अनसेफ प्रोडक्ट दे रहे हो, आप मिलावट कर रहे हो, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कर रहे हो आप सामान में, फॉल्स और मिसलीडिंग यानी कि गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, होर्डिंग कर रहे हो सामान की यानी कि अननेसेसरी स्टॉक करके रख रहे हो ताकि मार्केट में ये लगे कि मार्केट में तो सामान ही नहीं है, आप शॉर्टेज दिखाना चाह रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो आप सामान की, तो ये गलत है। ये मॉरल ड्यूटी नहीं है आपकी, आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज में ना घुसो। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब अगर गलत काम करोगे तो गवर्नमेंट को तो आना पड़ेगा ना। जब तक तुम सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहती है, बट अगर गलत तरीके से बिजनेस करोगे तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आएगी, लॉ बनाएगी, पेनल्टी लगाएगी, पनिशमेंट देगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्शन ले, क्योंकि अगर वो एक्शन लेगी तो आपकी गुडविल खराब होगी मार्केट में, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं कि क्यों हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हु इज अ कंज्यूमर। कौन होते हैं कंज्यूमर? ये कंज्यूमर कंज्यूमर का तुमने नारा लगा रखा है, ये कंज्यूमर है कौन, कैसे डिफाइन करते हो कंज्यूमर को? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने प्रॉपर हमें एक डेफिनेशन दी है, इसमें वो कहते हैं अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कि एक कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी भी सामान का इस्तेमाल करता है या कोई भी सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, पर बदले में एक कंसिडरेशन देता है, यानी कि बदले में मनी या मनी के इक्विवेलेंट कुछ दिया जा रहा है, विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, जिसको या तो पे कर दिया गया है या जिसके लिए प्रॉमिस कर दिया गया है, या कुछ पैसा दे दिया गया है और कुछ पैसे के लिए प्रॉमिस कर दिया गया है, या कोई और स्कीम थी जिसमें हमने लॉन्ग टर्म पेमेंट की बात कर दी है, यानी कि डेफर्ड पेमेंट है, जैसे कि लोन ले लिया होगा तो आगे तक पेमेंट जाएगी। अब इसके अंदर वो सारे यूजर्स को इंक्लूड किया जाता है या सर्विस के बेनिफिशियरीज को इंक्लूड किया जाता है, विच इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि बायर ने अपनी इच्छा से ही इस सामान को खरीदा है या सर्विस को अवेल किया है। एंड इट अप्लाइज टू बोथ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। अगेन वही बात कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट ये उन लोगों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते जो इसको रीसेल पर्पज या कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका मतलब जो भी लोग सामान को रीसेल पर्पज के लिए ले रहे हैं या कमर्शियल पर्पज यानी कि अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या कंप्लेन फाइल सिर्फ एक कंज्यूमर ही कर सकता है? बताइए, क्या भैया कंज्यूमर ही है जो केस फाइल करेगा, या फिर बताइए कि कोई और भी कंप्लेन कर सकते हैं क्या? तो नेक्स्ट टॉपिक है हु कैन फाइल अ कंप्लेन। कंप्लेन कौन कर सकता है? तो ये 6 लोग हैं जो कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो हमारा कंज्यूमर ही है, जिसके साथ गलत हुआ वो करेगा केस फाइल, या कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो हमारे बने हुए हैं वो लोग भी केस फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहाफ पे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर लगा कभी कि कुछ गलत हो रहा है तो कंज्यूमर्स के लिए वो लोग भी केस फाइल कर सकते हैं।
एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर न्यूमरस कंज्यूमर्स के बिहाफ पे जिनका इंटरेस्ट सेम है कि सभी लोग नहीं जा रहे, 100 लोगों के साथ सेम धोखाधड़ी हुई, 100 लोग नहीं गए, 10 चले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। द लीगल हेयर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, एक ऐसा कंज्यूमर जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नॉमिनी, उसका उत्तराधिकारी उसके लिए केस फाइल कर सकता है। या फिर कभी कभी किसी किसी केस में अगर कंज्यूमर एक माइनर था, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम की थी, यानी कि 18 से बिलो की एज का अगर कोई पर्सन है, तो उनके लिए केस फाइल उसके पेरेंट्स या उसके लीगल गार्जियन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अब राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर की मैं बात करूं कि एक हमारे कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो बेटा अधिकार के लिए हमने सीएस को हायर किया और हमने कहा हायर सीएस, जिसमें एच का मतलब है, एच वाला जो आपका वर्ड है ये है हर्ड। ठीक है, एच फॉर हर्ड है, आई फॉर है इन्फॉर्म्ड यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, फिर उसके बाद आर से है बेटा रेड्रेसल यानी कि राइट टू सीक रेड्रेसल, ई से हमारा मतलब है एजुकेशन यानी कि राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, फिर सी से हमारा मतलब है राइट टू चूज यानी कि ये सी जो है वो चूज के लिए है, एस से हमारा मतलब है सेफ्टी यानी कि राइट टू सेफ्टी। अब वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये कहता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई भी हार्मफुल गुड्स और सर्विसेज मार्केट में बेचे जा रहे हैं तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने आप को उन सभी चीजों से बचा सकते हो। तो इसके लिए जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो कोई ना कोई क्वालिटी मार्क देते हैं आपको, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब भी आप कोई भी सामान खरीदें तो आप उसके क्वालिटी मार्क को जरूर देखें। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद के लेकर आते हो तो आईएसआई मार्क देखो, कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके ऊपर एफपी हो सकता है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर वाला मार्क हो सकता है, हमारा एग मार्क जिसे हम कहते हैं। ज्वेलरी खरीद के लेकर आते हो तो हॉलमार्क देख सकते हो। तो अगर आप ही मार्क देखे बिना सामान को खरीद के लेकर आते हो फिर आपके साथ कुछ होता है तो वहां आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप राइट टू सेफ्टी वहीं क्लेम कर पाओगे जब आपने इन क्वालिटी मार्क्स को देखा होगा, क्योंकि ये क्वालिटी मार्क्स इस चीज की श्योरिटी होती है कि यस ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने पूरे जांच पड़ताल करके ही मार्केट में निकाला है, सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इसने क्लियर किया है, तब जाके मार्केट में आया है। और उसके बावजूद अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आप केस फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपको लॉ जो है वो सपोर्ट करेगा अंडर द राइट टू सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि जिस भी सामान को आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, और यही रीजन है कि आपका मार्केटर आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि लेबलिंग के अंदर ही उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, कितने प्राइस का सामान है, बैच नंबर लिखा होता है कहीं ना कहीं, जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है उसकी पूरी डिटेल होती है, इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी किसी केस में डायरेक्शन टू यूज है, स्टैचुरी वार्निंग भी होती है किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सारी जानकारी दी जा रही है क्योंकि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपके पास है। उसके बाद राइट टू चूज, या जिसको हम लोग राइट टू बी अश्योर्ड भी कहते हैं, तो एक कंज्यूमर के पास राइट है, पूरी फ्रीडम है, पूरी उसके पास अधिकार है कि आप जितने भी वेराइटीज ऑफर कर रहा है आपको एक मार्केटर, आप उसमें से अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं। यानी कि हर एक मार्केटर, हर एक सेलर आपको वेराइटीज ऑफर करे जो उसके पास अवेलेबल है, तो आपके पास ये राइट है कि उस वेराइटीज में से आप अपने मन पसंद का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, और एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। उसके बाद राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि कभी कभी अगर तुम्हारे साथ धोखा हो गया, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या खराब निकल गया या उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, सर्विस में कोई कमी हो गई, तो आपकी बात को सुना जाए। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है? सुनना, कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हो, यानी कि आप अपने दिल की बात कहोगे और आपकी बात को सुना जाएगा। और यही रीजन है कि आपको हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक कस्टमर केयर नंबर दिखता है। ये जितने भी हमारी कंपनीज हैं इन्होंने कस्टमर केयर इसीलिए सेटअप किया है कि उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वारीज, जो भी कंप्लेंट्स, जो भी ग्रीवियंसेस हैं वो एक कंज्यूमर उस नंबर पर कॉल करके कर सकता है। इसलिए वो टोल फ्री नंबर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर के पास अधिकार है कि उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी सुनवाई होगी। बट सिर्फ सुनवाई से ही कहाँ काम चलता है, तो अगला राइट आ जाता है राइट टू सीक रेड्रेसल, यानी कि हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो जो भी प्रॉब्लम लेकर गया था उस प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन मिले।
जैसे कि अगर वो कहता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो या तो आप डिफेक्ट को हटा दो या उसके प्रोडक्ट को नया लाकर दे दो, या अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो उसको उसका पैसा वापस कर दो। तो जिस भी सिचुएशन में जो भी सॉल्यूशन हो सकता है, एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। बट ये सब कुछ वो कैसे करेगा? जब तक वो एडुकेट ही नहीं होगा तो तब तक ये कैसे ही कर पाएगा? तो अगला राइट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जिसके अंदर कहा जाता है कि हर एक कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो थ्रू आउट हिज लाइफ एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकता है, यानी कि एक ऐसा कंज्यूमर जो जागरूक है। तो ये जो जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन चलाए जाते हैं, ये इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके उनके राइट्स के बारे में, उनके रिलीफ्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो अगर कंज्यूमर एडुकेटेड होगा तभी तो अपने राइट्स का इस्तेमाल कर पाएगा ना। तो ये 6 राइट्स हैं जो एक कंज्यूमर को सेफ्टी देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, आप अपनी बात को कह सकते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो, अपनी पसंद का सामान चूज कर सकते हो और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रख सकते हो। ठीक है, चलो अब अधिकार तो देख लिए, जिम्मेदारियां भी तो देखनी है। अधिकारों का इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब ये जिम्मेदारियां निभाओगे, यानी कि एज अ कंज्यूमर आपको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी होती हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए अ स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट कंज्यूमर फाइट्स फॉर द राइट एनवायरमेंट। क्या याद रखना है? अ स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट कंज्यूमर फाइट्स फॉर द राइट एनवायरमेंट। तो बेटा जिसमें ए से है हमारे पास अवेयर, एस से हमारे पास स्टैंडर्डाइज गुड्स, आर से हमारे पास रीड लेबल्स, अगेन जो ए है वो है असर्ट योरसेल्फ, ऑनेस्ट से है हमारे पास यहाँ पर बी ऑनेस्ट, सी से हमारे पास कैश मेमो, एफ से हमारे पास फाइल, दूसरे एफ से हमारे पास फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटी, और आर से हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड, और इन्वायरमेंट से है हमारे पास इन्वायरमेंट यानी कि रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपकी जो जिम्मेदारी है यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि आप मार्केट में निकल गए हो शॉपिंग करने के लिए, बट जिस भी चीज की शॉपिंग करने के लिए गए हो, जो भी सामान खरीदने के लिए गए हो, क्या आपको खुद को उसकी जानकारी है? क्या आपको पता है कि अलग अलग जगह पर उसकी अलग अलग क्या क्या प्राइसेस चल रही है? जैसे कि एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो, या एक वॉशिंग मशीन, या एक एसी, या एक फ्रिज, तो अलग अलग कंपनीज वही सेम चीज कितने में बेच रही हैं, क्या फीचर दे रही हैं, क्या उनके प्राइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप एक वाइज चॉइस कर सको। दूसरा, बाय ओनली द स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अगर आप लोकल सामान खरीदेंगे जिसके ऊपर कोई क्वालिटी एश्योरेंस मार्क नहीं होगा तो आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ऐसे सामान को खरीदो जिसके ऊपर आपको क्वालिटी एश्योरेंस मार्क मिले। तो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदे ताकि आपको ये क्वालिटी एश्योरेंस दे पाए, और कल को आप इन्हीं की वजह से आप क्या कर पाओगे, खुद को बचा पाओगे। उसके बाद हमेशा रीड करो लेबल। ये लापरवाही नहीं करने की, ठीक है अपने जान पहचान की दुकान से हम सामान खरीद के आ रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं, सब सामान सही ही होगा, नहीं, उनके पास भी बेटा कहीं और से सामान आता है, क्या पता उन्होंने भी ऐसा विश्वास किसी और के ऊपर किया हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जब भी सामान को खरीदें आप लेबल्स को क्लियरली रीड करें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेबल के ऊपर लिखी होती है, जैसे कि प्राइस के बारे में, नेट वेट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट। बेटा कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी, यानी कि बड़ी बड़ी जो हमारी दुकानें होती है या जनरल स्टोर्स होते हैं, वहां पर जैसे कि हम लोग माजा खरीद रहे हैं, फ्रूटी खरीद रहे हैं, तो कई बार होता है कि इनकी बॉटल्स बहुत पुरानी भी रखी होती है, कॉस्मेटिक होता है, कई बार होता है कि बहुत पुराना रखा होता है। तो आपको हमेशा उसकी जो डेट होती है वो चेक करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यार देखो उस बंदे को भी पता हो कि यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि होता है ना कई बार कि आगे की बॉटल्स बिकती चली जाती हैं, पीछे वाली और पीछे होती चली जाती है, और पीछे होते होते उनको बहुत साल भी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी खरीदना है तो लेबल को देखना है। ठीक है, उसके बाद असर्ट योरसेल्फ दैट यू गेट अ फेयर डील। भाई खुद को होना चाहिए आपको कि हाँ एक कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैंने सही काम किया है, मैंने जो डील किया वो बिल्कुल सही किया, यानी कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस डील को कंप्लीट किया है। और खुद भी तो ईमानदार रहो ना। दूसरों से ईमानदारी आप तभी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप खुद ईमानदार थे। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स,
कि कंज्यूमर ही अगर बेईमानी करेगा तो सामने वाला तो देखो आपको ठगेगा ही ठगेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ लीगल गुड्स और सर्विसेज खरीदने हैं। ये जो आपके अनस्क्रिप्टलेस प्रैक्टिसेस है जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो रही है, आपको इसको प्रमोट नहीं करना है। आप ही ब्लैक मार्केटिंग का सामान खरीदेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो फिर तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमेशा एक प्रूफ लो कि आपने सामान खरीदा है, यानी कि बिल लो। हमेशा कैश मेमो आपको लेना चाहिए, क्योंकि कल को यही चीज आपके लिए एक एविडेंस का काम करेगी, एक प्रूफ का काम करेगी। उसके बाद आती है फाइल अ कंप्लेंट। कभी भी घबराना नहीं है, अगर हो गया है कुछ भी आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, तो घबराना नहीं है, केस फाइल करो, चाहे पैसा कितना भी था, अमाउंट चाहे छोटा था, लेकिन आपको केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे न जाने कितने सारे कंज्यूमर्स के साथ ये हुआ होगा। तो हमेशा एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाकर आपको केस फाइल करनी चाहिए, और एक्शन लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो। उसके अलावा आप कंज्यूमर सोसाइटी बना सकते हो, यानी कि लोगों को एकजुट कर सकते हो, और उस सोसाइटी को एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हो उसके अंदर, ताकि आप कंज्यूमर को एडुकेट कर पाओ और उनके जो राइट्स है उनको सेफ गार्ड कर पाओ, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हो, यानी कि भाई सोशल सर्विस भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो कुछ सामान ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके इस्तेमाल से रिलेटेड कुछ रिस्क है। तो अपने आप को ज्यादा खतरों के खिलाड़ी मत समझो, सुपर हीरो मत समझो अपने आप को। हमेशा जो रिस्क एसोसिएटेड है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, आप उसको पढ़ो, फॉलो करो मैन्युफैक्चरर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को सेफली इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। और भाई इन सभी के साथ एक बहुत जरूरी चीज कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखो, यानी कि कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है सामान, मतलब वेस्टेज नहीं फैलानी है, आपको पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, लिटरिंग को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर बेटा ये सारी थी आपकी जिम्मेदारियां। अब गलत हो जाए कुछ हमारे साथ तो कहाँ जाना है। एज अ कंज्यूमर अगर हमारे साथ किसी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर ने अगर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन किया तो कब कहाँ जा सकते हैं। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक 3 टियर मशीनरी हमें प्रोवाइड करी है, जुडिशियल मशीनरी, जहां पर जाकर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। तो इन तीनों के नाम होते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तीनों अलग अलग लेवल पर एस्टैब्लिश हैं, तीनों में जाने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। तो समझते हैं जरा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, या जिसका नाम अब क्या हो चुका है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल कमीशन ही बोलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर बात करें तो एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, कौन इसको एस्टैब्लिश करता है, इसे स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, एक ऐसे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमीशन की तरह जहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। कॉम्पोजिशन, कौन कौन लोग होते हैं इसमें, एक तो प्रेसिडेंट होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है, और कम से कम 2 लोग यहाँ पर होने चाहिए, और इन सभी को अपॉइंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कब जा सकते हो, अब बेटा यहाँ पर फिर से मैं आपको ये बताना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी एक बात, कि दिसंबर 2021 में कब कहाँ जा सकते हैं उसकी वैल्यूज को रिवाइज किया गया था। वैल्यूज को क्या किया गया था बेटा, वैल्यूज को रिवाइज किया गया था, और हम रिवाइज्ड वैल्यू ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट एनसीईआरटी है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो रिवाइज्ड वैल्यू को फॉलो कर रही है, इसलिए हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं। पुरानी वैल्यूज भी क्या है वो सारी चीजें भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैंने तो आपके साथ सब कुछ डिस्कस किया है, पुरानी वैल्यू भी बताई है और नई वैल्यूज भी बताई हैं, बट यहाँ आज मैं सिर्फ आपके साथ लेटेस्ट वैल्यू ही डिस्कस करूंगी जो दिसंबर 2021 में रिवाइज हुई, ठीक है। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना है तो आपकी कंप्लेंट यानी कि जो भी आप वैल्यू लेकर आए हैं कंप्लेंट के साथ, अगर उसकी कीमत 50 लाख से कम है, अगर आप जो भी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, जो भी आपके डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज है या कंपेंसेशन जो भी डिमांड किया जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जजमेंट, क्या होता है जजमेंट के लिए यहाँ पर, भाई आप हमारे पास कंप्लेंट लेकर आए, उन्होंने क्या किया, आपकी कंप्लेंट को कंसर्न पार्टी के अगेंस्ट लिख लिया, गुड्स को लेबोरेटरी में वो टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, टेस्टिंग के बाद क्या होगा, एक ऑर्डर पास करेंगे, जैसे ही रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के हिसाब से एक बुलाएंगे, हियरिंग होगी, यानी कि बुलाया जाएगा दूसरी पार्टी को, उसका आर्ग्यूमेंट भी सुना जाएगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अब मान लो डिसीजन आ गया
और आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको नहीं समझ में आया कि भाई इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें आगे जाना है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी ऑर्डर दिया है आप उससे खुश नहीं है, तो आप जा सकते हैं स्टेट कमीशन में, बट विद इन द 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आपको ऑर्डर मिल गया है, जो भी उन्होंने सुनवाई करी, अगर आप उनके डिसीजन से खुश नहीं है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, लेकिन 45 डेज तक ही आप जा पाएंगे, उसके बाद नहीं। ठीक, ये तो होगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात। अब स्टेट कमीशन में क्या होता है, तो स्टेट कमीशन को पहली बात तो बनाता कौन है, स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है एज अ स्टेट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रेड्रेसल कमीशन, जो हर एक स्टेट लेवल पर काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट होता है जो हाई कोर्ट का जज हो सकता है, यहाँ पर भी 4 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, और इन सभी मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट करती है। अब आप कब जा सकते हो यहाँ पर भी, अगर आपकी कंपेंसेशन की वैल्यू या जो भी आपके डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, यानी कि आपका कंसिडरेशन, अगर वो 50 लाख से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है। 50 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओ, चाहे 10,000 20,000 50,000 कितना भी, अगर 50 लाख से कम है तो वहां जाओ। बट अगर 50 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, यानी कि मान लो 60 लाख का कंपेंसेशन आप मांग रहे हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, के बाद वो वाली अपील भी यहाँ पर सुनी जाती है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आई हुई होती है। अब ये भी जजमेंट लेने का इनका भी तरीका वही है कि कंप्लेंट लिख लेंगे, फिर उस पार्टी के अगेंस्ट जो भी है वो नोट डाउन करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, उसके हिसाब से ऑर्डर पास करेंगे। अब अगर आप स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो क्या करना है, तो आप जा सकते हैं फिर इसके हायर अथॉरिटी यानी कि नेशनल कमीशन के पास, लेकिन जाने का समय सिर्फ 30 दिन है, 30 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर ही आप वहां पर जा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आखिरी नेशनल कमीशन की। नेशनल कमीशन को कौन बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल लेवल पर बनाती है। यहाँ पर भी एक प्रेसिडेंट होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, यहाँ पर भी 4 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब यहाँ आना कब है, अगर जो भी आप कंपेंसेशन डिमांड कर रहे हो या जो भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, अब अगर वो 2 करोड़ से ऊपर की है तो आप यहाँ आ सकते हो, और जो भी स्टेट कमीशन से हमारे पास लोग आए होंगे अपील करने के लिए, हम उन लोगों की यहाँ पर सुनवाई करेंगे। ठीक, अब ये जजमेंट कैसे करते हैं, ये भी जजमेंट वैसे ही करते हैं जैसे बाकी सबने किया। लिखी जाएगी आपकी कंप्लेंट, लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा गुड्स को, अगर जरूरत होगी तो जो भी वहां से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से सामने वाले पार्टी की भी बात सुनने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। अब अगर आप यहाँ से भी खुश नहीं हुए, नेशनल कमीशन से अगर आप खुश नहीं है, तो कहाँ अपील करते हैं बेटा, अगर आप नेशनल कमीशन से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं द हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने अपील लेकर, लेकिन जाने के लिए यहाँ पर भी आपको कितने दिन मिलते हैं, 30 दिन मिलते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसको स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली हैंडल कर रही है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट सब कुछ सेटअप वेटअप स्टेट गवर्नमेंट हो रहा है इन दोनों का, बट नेशनल कमीशन में वही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तीनों में ही एक प्रेसिडेंट है, ये बात तो कॉमन है, बट हाँ उसके अलावा यहाँ 2 मेंबर हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 4 मेंबर्स हैं। यहाँ जाने के लिए आपको लेस देन 50 लाख का कंपेंसेशन होना चाहिए, यहाँ आप जा पाओगे लेस देन 50 लाख के लिए। यहाँ 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आप जा सकते हो, और यहाँ पर मोर देन 2 करोड़ के लिए आप जा सकते हो। ठीक, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में जाकर, लेकिन अपील करने का समय जो है वो 45 डेज है। अपील करने का समय कितना है बेटा, अपील करने का समय है 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। वहीं पे यही सेम चीज अगर आप स्टेट कमीशन से खुश नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर। अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो भी 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर आपको एक बार समझा दिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये तो पता चल गया कि कहाँ जाना है और कहाँ पे जाके सॉल्यूशन मिलेगा, बट सॉल्यूशन किस तरीके का मिलेगा, यानी कि वो कौन से रिलीफ्स, वो कौन सी रेमेडीज है जो एक कंज्यूमर को अवेलेबल होती हैं इन रेड्रेसल एजेंसीज के पास जाकर। तो बेटा सिंपल सी बात है, इतना तो आप खुद भी बहुत समझदार हो कि अगर आप कोई डिफेक्टिव सामान की बात कर रहे हो तो आप क्या ही कहोगे कि भाई या तो डिफेक्ट हटा दो, या नया प्रोडक्ट दे दो, या मेरा पैसा वापस कर दो। तो कुछ इसी तरीके के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि पहला सॉल्यूशन क्या है, रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स
और द डेफिशिएंसी इन सर्विस, कि कोई भी अगर डिफेक्ट है गुड के अंदर तो उसको हटा दो, या सर्विस की डेफिशिएंसी यानी कि कमी को पूरा कर दो, या मेरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिप्लेस कर दो नए के साथ, या मुझे मेरा पैसा वापस कर देना, या जो भी चार्जेस सर्विसेज के साथ पे किए गए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से किसी को कोई इंजरी या कोई लॉस हुआ हो तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, या फिर प्यूनेटिव डैमेजेस यानी कि पनिशमेंट के नाम से आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जा सकते हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे। और क्या कह सकते हैं भाई, अगर आप किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर हो या कोई हैजार्डस सामान अगर आप बनाते हो तो भाई उसको डिसकंटिन्यू करो, आपको ये काम नहीं करना है और फ्यूचर में उस चीज को रिपीट भी नहीं करना। गलत सामान हार्मफुल गुड्स सेल के लिए नहीं देने हैं, और अगर सामान बेचने के लिए निकाल दिया था यानी कि हार्मफुल गुड्स आपने बेचने के लिए निकाल दिए, रिटेलर के पास पहुंच गए हैं तो उसको विड्रॉ करो यानी कि वापस बुला लो। और ऐसे सभी हार्मफुल गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बंद कर दो। सीज का मतलब क्या होता है, बंद कर दो, और आगे से आप ऐसी सर्विसेज को भी ऑफर नहीं करोगे। अगर तुमने कोई गलत एडवर्टाइजमेंट पहले दे रखी है तो एक नई एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर इशू करो ताकि जो पहले की गलत एडवर्टाइजमेंट है उसका इफेक्ट खत्म हो सके। कभी भी किसी अप्रोप्रिएट पार्टी को कोई कॉस्ट पे करने के लिए जो कोर्ट है वो आपको ऑर्डर कर सकता है। उसके अलावा जो एक और पॉइंट है यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही मास स्केल पे लोगों के साथ यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि मास स्केल पे लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, और कई बार हम उन कंज्यूमर्स को पहचान भी नहीं पाते। अब किसी के साथ धोखाधड़ी हुई, कुछ लोग तो आ गए हमारे पास केस फाइल करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो आपको कह सकता है कि उन लोगों के नाम से आपको पैसा देना पड़ सकता है नॉट लेस देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जितने लोगों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए हैं उन लोगों के नाम पर आपको 25%, कम से कम 25% पे करना पड़ सकता है जितने के भी आपने डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पर भेज रखे होंगे। 10 लाख के हैं, 20 लाख के हैं, तो उसका 25% आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए रिलीफ। अब आखिरी टॉपिक कि एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या ये जो एनजीओज बने हुए हैं इनका क्या रोल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। हमने शुरुआती चैप्टर में यहाँ पर बात करी कि बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये लोग क्या रोल प्ले करते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, एडुकेट एंड पब्लिश प्रोडक्ट टेस्टिंग टू टेक द लीगल एक्शन एंड फाइल द कंप्लेंट्स फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। क्या करते हैं, educate and publish the product testing to take the legal action and file complaints for public interest। तो बेटा यहाँ पे educate से मतलब क्या है कि हमें जनरल पब्लिक को एडुकेट करना है उनके राइट्स के बारे में। कैसे, हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा पब्लिश से है पब्लिशिंग द पीरियोडिकल्स, यानी कि हर थोड़े टाइम बाद हम लोग यहाँ पर उनके लिए कुछ मैगजीन्स यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, कुछ पीरियोडिकल्स लेकर आ सकते हैं जिसमें हम उनको नॉलेज देंगे कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे लीगल रिपोर्टिंग की जा सकती है, कैसे वो लोग रिलीफ ले सकते हैं। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, रेंडमली बेसिस पर अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराते हैं और कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए उन टेस्ट रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं ताकि हम लोगों को जानकारी मिल सके। उसके बाद टेक द लीगल एक्शन के लिए ये लोग एनकरेज करते हैं कंज्यूमर को कि आप एक्शन लो। अगर कभी भी आपको यहाँ पर लगता है कि कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो आपको एक्शन लेना है। लीगल से है बेटा यहाँ पर कि आपको लीगल असिस्टेंस देते हैं ये कंज्यूमर को, कि आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो ये लोग आपको लीगल हेल्प देंगे और सारी बातें समझाएंगे। उसके बाद फाइल कंप्लेंट का मतलब है कि आप कंज्यूमर फोरम्स में जाके कंप्लेंट फाइल करो कंज्यूमर्स के बिहाफ पर। आप नहीं कर सकते तो आपके बिहाफ पर हम यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करेंगे। ठीक है, उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, खुद जाके केस फाइल करेंगे कंज्यूमर कोर्ट में जाकर। मतलब किसी कंज्यूमर ने कहा भी नहीं, खुद से इन्होंने टेस्ट रिपोर्ट जब पब्लिश करी, इनको कुछ गलत मिला तो खुद से जाकर इन्होंने यहाँ पर केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका रोल। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, कॉमन कॉज है, हमारे पास वॉइस है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, कंज्यूमर एसोसिएशन और हमारा कट्स। ठीक है, तो ये वो सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और
इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वन शॉट। सो आई होप कि अब आप एटलीस्ट अपने प्री बोर्ड्स के लिए रेडी हैं। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स हो सकता है चल रहे होंगे या आने वाला होगा बिजनेस स्टडीज का प्री बोर्ड, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हो गया हो। तो आई होप कि यहाँ तक के जितने भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ें आपके बहुत काम आ रही होगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि तुम्हारा रिवीजन कैसा चल रहा है और क्या नई चीज़ तुम्हें चाहिए अपनी काजोल मैम से जो तुम्हारे लिए तुम्हारी मैम लेकर आए, तो वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो मिलूंगी अब मैं आपसे आगे दोबारा से कुछ और नई चीज़ के साथ, तो इंतज़ार करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।